दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक क्लिनिकल कंडीशन जिसे अडर इडिमा कहते हैं उसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या कॉज है और किस तरह से इसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अडर इडिमा का प्रॉब्लम है ये जेनेटिक प्रिडिस्पोज होता है और ख़ास करके हीफर में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो फर्स्ट कावर होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। देसी गायों की बात करें तो आपको साहिवाल में अक्सर देखने को मिलता है। तो इसका क्या कॉज है, एग्जैक्ट कॉज वेल नोन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पार्चुरेशन से पहले या प्री पार्टम पीरियड में अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दिया है या एनिमल को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलता है या उसके डाइट में हाई सॉल्ट कंटेंट है तो उसके चलते अडर इडिमा होने के चांसेस रहते हैं। या एक मेजर फैक्टर आजकल जो कंसीडर किया जाता है अडर इडिमा के लिए, वो अडर में ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस का माना जाता है। यानी कि जब ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा होगा अडर का और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस कंप्रोमाइज रहेगा, उस कंडीशन में अडर इडिमा डेवलप होने का चांस रहता है। अडर इडिमा अगर आप देखेंगे तो दो तरह का होता है, एक तो एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक होता है जो प्रोलॉन्ग लैक्टेशन में बना रहता है। जो एक्यूट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है और उसको टच करने के बाद प्रेशर नहीं होता है। जनरली वेटनरियन जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि अडर इडिमा है या मस्टाइटिस है। फर्स्ट इंस्टांस में लोगों को देख के लगता है कि ये मस्टाइटिस है और एंटीबायोटिक का अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर अडर इडिमा आपको सस्पेक्ट करना है तो पिटिंग ऑन प्रेशर होता है, यानी कि जब आप उसे दबाते हैं तो वहाँ पे आपके उंगलियों के निशान बन जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस टीथ को या इसके अडर को दबाने के बाद ये निशान बन पा रहा है और जब रिलीज़ करते हैं तो निशान वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस एनिमल को अडर इडिमा है। साथ ही साथ ये इडिमा जो है आगे तक भी प्रोसीड कर सकता है, यानी मिड लाइन पे भी हो सकता है या पूरे अडर पे हो सकता है। तो अडर इडिमा को अगर आपने डिटेक्ट किया है तो इसके पीछे जो फैक्टर मेजर है, जैसे मैं बता रहा था कि हीफर्स में ज़्यादा होता है, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो ब्लड फ्लो है, यानी कि मिल्क को जो बनाने के लिए जब पार्चुरेशन के 2 हफ्ते पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि आर्टेरियल फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन वास्कुलेचर हीफर्स में उस तरह से वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि वेसल्स उस तरह से डेवलप नहीं होते हैं, वेन्स उस तरह से डेवलप नहीं होते हैं जो उसको ड्रेन आउट करे। यानी कि डिस्पैरिटी होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होता है वो ज़्यादा होता है, ड्रेनेज कम होता है। और जब ड्रेनेज नहीं होता है तो वहाँ पे फिर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है और इडिमा हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैं कह रहा था कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज देंगे तो वहाँ से ड्रेनेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एडिमा डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जेनेटिक इनपुट है उसके चलते एडिमा हो रहा है, या डाइटरी इनपुट है, जैसे कि मैं बता रहा था कि सॉल्ट आप ज़्यादा दे रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम आप डाइट में ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसके चलते एडिमा हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा और उसको कर्टेल करना होगा। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, किस तरह से इसे मैनेज किया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर इडिमा की बात करें तो फर्स्ट, जैसे मैं बता रहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इसमें रोल है इसके होने में किसी न किसी तरह से। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं उनका अगर प्री पार्टम, आपको पता है कि ये काऊ को अक्सर या हीफर है इसमें डेवलप होने लगा है इडिमा, तो उनका आप प्री पार्टम ही इस्तेमाल करेंगे तो इडिमा को जल्दी से कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट में अगर आप देखें तो बीटा कैरोटीन, यानी कि विटामिन ए, डी, ई का जो सप्लीमेंट आता है, यानी एडीई का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, या उसके साथ साथ आप कॉपर, मैग्नीज, जिंक के जो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल आता है उसका अगर एक शॉट लगाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस सिस्टम है वो सफिशिएंट रहेगा और अडर इडिमा होगा भी तो जल्दी से राइड ऑफ हो जाएगा। तो एक तो आपको एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट करना है। दूसरा जो एक अप्रोच है, जो प्री पार्टम अगर आप अमोनियम क्लोराइड खिलाते हैं यानी नौसादर खिलाते हैं, 50 ग्राम नौसादर आप
बच्चा देने से 21 दिन पहले स्टार्ट करें। रोज़ाना उसे चूनी या चोकर में मिला करके 50 ग्राम डेली अगर पार्चुरेशन तक देंगे तो जनरली एडिमा डेवलप नहीं होता है, या डेवलप हो भी गया है तो उसमें वो हेल्प करता है, क्योंकि वो कैल्शियम को मोबिलाइज करता है और वास्कुलर इंटीग्रिटी को इन्हांस करता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है, जो वहाँ से निकालने का स्पीड है वो बढ़ जाता है और फिर वहाँ एडिमा ज़्यादा दिन तक डेवलप नहीं होता है और वो मैनेज हो जाता है। जो एग्जैक्ट थेरापी है आपको यहाँ पे डायरेटिक देना पड़ेगा, यानी कि एडिमा को अगर आप राइड अप करना चाहते हैं तो बेस्ट वे ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एडिमेटस है तो वहाँ पे आपको डायरेटिक देना होगा। आप फ्यूरासेमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूरासेमाइड आप लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं। फ्यूरासेमाइड इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, या आप चाहें तो टॉर्सेमाइड का जो टैबलेट फॉर्म में ह्यूमन में आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि अडर का मसाज इम्पोर्टेंट है। या आप हाथ से मसाज करें या आप हॉट पैड मसाज करें, यानी कि गर्म पैड जो आजकल आते हैं, इलेक्ट्रिकल पैड आते हैं, उससे अगर आप मसाज करेंगे अडर का तो वहाँ से ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। एक और मसाज होता है जिसे हाइड्रो मसाज कहते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो एडिमा को राइड अप करने के लिए बेस्ट होता है। उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले पूरे अडर के ऊपर सिरका लगा लीजिए। सिरका लगाने से क्या होता है, वहाँ पे इरिटेशन होता है और इरिटेशन के लिए चलते जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है और वहाँ से ड्रेनेज बढ़ता है। तो आप जामुन का सिरका या एसिटिक एसिड जैसे कहते हैं उसको अडर के ऊपर एक लेप लगा दीजिए और 10 मिनट के बाद फिर वहाँ पे हाइड्रो प्रेशर दीजिए, यानी कि जिस तरह से बाइक या कार को धुला जाता है प्रेशर पानी से, उस तरह से जब आप प्रेशर देंगे तो फिर वर्लपूल मसाज आता है, यानी कि थॉरली जो सेल्स हैं उनका जोल्टिंग होता है और फिर वहाँ से जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट होके चला जाता है और एडिमा इमीडिएटली राइड अप होता है अगर आप उसको डायरेटिक के साथ ऐड करते हैं तो ये एक तरीका है जो बेस्ट तरीका है। इसके साथ साथ आप अडर एडिमा ट्रीट करना चाहते हैं, इतने से भी मैनेज नहीं हो रहा है तो आप उसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका भी शॉट लगा सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब भी लगाना हो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लंबे समय तक नहीं लगाना है, अदरवाइज वो इम्यूनिटी को डाउन कर देता है और फिर मास्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंगल शॉट आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लगाएं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी आप आइसोफ्लुपेराडोन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लगाने का एक और ड्रॉबैक है कि जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लगाते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और मिल्क डाउन हो जाता है, तो वो एक कंसिक्वेंस है, उसको आपको कंसीडर करके रखना होगा कि मिल्क प्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो जब तक सीवियर एडिमा ना रहे तब तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का आप इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज और मसाज बेस्ट वे है। हीफर्स में कभी कभी पार्चुरेशन से पहले ही एडिमा डेवलप होने लगता है तो प्री पार्टम मिल्किंग वहाँ रिकमेंडेड है। आप पार्चुरेशन से पहले अगर मिल्किंग करते हैं, एक्सरसाइज देते हैं और उसको थॉरो मसाज करते रहते हैं, दिन में 3-4 बार मसाज ऐसे हाथ से भी करते हैं अडर एरिया को, तो एडिमा जल्दी से राइड अप होता है और वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अडर एडिमा के केसेस को मैनेज करने में और समझने में ज़रूर मदद करेगा। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको सपोर्ट कर पा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।